नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सोशल साइंस क्लास 10 से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अगर फर्स्ट चांस अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या वीडियो प्रोवाइड हो इस चैनल के माध्यम से तो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं ओनली 2020 के धमाकेदार प्रश्नों को जो 2021-22 जो भी बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें आने की चांसेस बनी रहेंगी। अब जहां पर हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दो अंक में जो क्वेश्चन बनते आए हैं अब तक उन सबको हम ले रहे हैं ओनली यहाँ पर 2020 का ही, फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं, बोर्ड में पूछे गए बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब जहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों की जो क्वेश्चन लिया गया है वो 2020 बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वो भी सेट में पूछा भी गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और देखिए ध्यान से, दृढ़ संकल्प के साथ आपको बता रहे हैं कि आपको कन्फर्म रूप से 100% पूर्णतया आपको समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम में आप इसका आंसर लिख कर तुरंत आएंगे, थोड़ा भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, लेते हैं क्वेश्चन को, कह रहे हैं आटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। 2 मार्क में प्रश्न पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 2020 में पूछा भी जा चुका है। इसमें 2 चीज़ें दिया है, कह रहा है कि आटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, और दूसरा पूछ रहा है कि 2 कारण लिखिए। यहाँ पर 2 कारण भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे इसके आंसर की तरफ। आंसर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सटीक आंसर कह रहा है कि आटो वान बिस्मार्क ने रक्त और लौह, ध्यान में रखिएगा, रक्त यहाँ पर क्या है रक्त और यहाँ पर क्या है लौह, यानी आटो वान बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति, समझ रहे ना, पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, कह रहा है इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि आटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है तो बस आप 2 शब्द याद रखिएगा, रक्त और क्या मेरे प्यारे बच्चों, लौह। यानी कहने का मतलब ये है कि आटो वान बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति पर चलकर उसने क्या किया, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस बात समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी बात कि अब आपका दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो ये बात पूछा जाएगा कि कारण दीजिए। अब कारण में देखिए, ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट नंबर कारण हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड नंबर कारण जो हो जाएगा आपका वो यही हो जाएगा कि बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हैं, ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर कह रहा है कि एकांकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया था मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा, अपने नीतियों द्वारा क्या किया था, तो ऑस्ट्रिया को क्या किया था, वैश्विक पटल पर, समझ रहे ना, विश्व स्तर के पटल पर वो क्या किया था, तो एकांकी मैंने अकेला कर दिया था, ठीक है, और प्रशा की शक्ति को मजबूत किया था मेरे प्यारे बच्चों। तो बस इतना आपके ब्रेन में रहे, आप सीधा बोर्ड एग्जाम हॉल में जैसे जाएंगे आप प्राप्त, बस 2 चीज़ें दिमाग में गूंजना चाहिए, रक्त और लौह की नीति करके उसने क्या किया था, तो एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बस तो आशा और विश्वास के साथ मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ रहे हैं और आगे देख रहे हैं क्वेश्चन आपका जो बना है ओनली 2020 धमाका चल रहा है क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों। देख रहे हैं 2020 ओसी ओए दोनों सेट में कन्फर्म रूप से पूछा जा चुका क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, जितना भी फालतू चीज़ें दिया है उसको हम बाइकाट करेंगे, ओनली उसी क्वेश्चन को लेने का प्रयास करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो कब हुआ, ये प्रश्न, और कैसे हुआ। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ, ये 2 बातें यहाँ पर पूछी जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 2 मार्क आपको सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं इसके धमाकेदार आंसर की तरफ, कह रहा है कि मध्यवर्गीय जर्मन, देख रहे हैं ना, मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। ठीक, ये आप देखिए, ध्यान दीजिए, यानी मध्य वर्ग के जो लोग थे जर्मन के, देख रहे हैं ना, उनमें क्या थी, प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं क्या थी, विद्यमान थी, यानी राष्ट्र के प्रति उन लोगों का मनोभावनाएं जो थी वो प्रबल थी, अधिक थी। कह रहा है कि इन राष्ट्रवादी लोगों ने, कह रहा है कि ये सन याद रखिएगा, इन राष्ट्रवादी लोगों ने क्या किया था, तो 1848 ईस्वी में जर्मन, कह रहा है कि जर्मन
संघ के विभिन्न क्षेत्रों को क्या किया था, एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के कह रहा है कि संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। मेरे प्यारे बच्चों, कब ये काम किया था? तो 1848 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि सोचा कि यहाँ पर एकता के सूत्र में बांधकर निर्वाचित संसद के माध्यम से यानी शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक, उसके बाद क्या है कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 मुद्दों पर प्रशा की जीत हुई और कह रहा है एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक, बाद में क्या हुआ? तो जनवरी 1871 में मेरे प्यारे बच्चों, जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम, यहाँ देखिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको दिखना चाहिए अच्छा से, कह रहा है कि समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को, कह रहा है विलियम प्रथम को क्या किया था? जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आप दिमाग में बनाइएगा और 100% आप लिख कराएंगे। बस देखिए, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और यानी कुल मिला जुला के आपका अर्थशास्त्र, चाहे जो कुछ भी हो, सोशल साइंस हो, उसमें क्या करना है? आपको रटना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस मुख्य चीज़ों को दिमाग में रखना है और अपने आप से बना करके लिखना है। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए 100%। तो आप एग्जाम हॉल में 100% वादा के साथ कहते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन को कंप्लीटली आप कर सकेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देख रहे हैं अगला क्वेश्चन ओनली 2020 का चल रहा है, एकदम सेशन धुआंधार है, बस आप देखते रहिए। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? बिल्कुल, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। फिर कह रहा है कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट, देख रहे हैं प्रथम सम्राट, यहाँ पर बात पूछा जा रहा है कि प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। ठीक, NY में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, सेट 2020 में। अब इसका आंसर देख रहे हैं, सटीक आंसर कि जर्मन के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान आंटवान बिस्मार्क का था मेरे प्यारे बच्चों। यानी आप दिमाग में रखिएगा, आंटवान क्या है? बिस्मार्क है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आंटवान बिस्मार्क जो था उसका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था किसमें? तो जर्मनी के एकीकरण में मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है कि एकीकृत राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम घोषित किया गया था। ठीक है, यानी विलियम प्रथम को क्या किया था? तो प्रथम राष्ट्र का जो सम्राट था उसे घोषित कर दिया गया था। यही 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, 100% आप क्रॉस कर जाएंगे एग्जाम को। राइट, अगले बात की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपके। तो अगला नंबर प्रश्न जो जाए वियना, यहाँ पर देखिए वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुई। ठीक, बातें ये 2 हैं कि कांग्रेस यानी वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ। 2 चीज़ें आपसे 2 सवाल पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताइएगा कि ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने सम्मिलित रूप से, कह रहा है कि 1815 में यहाँ नेपोलियन को पराजित किया था। ठीक है, इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए 1815 में वियना में मिले। फिर कह रहा है इसे वियना कांग्रेस का सम्मेलन कहते हैं। ठीक, बात समझिएगा, सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 चीज़ पूछ रहा है आपसे। तो सम्मेलन कब हुआ था, बस दिमाग में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह 1815 में। ठीक, और कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? देख रहे ब्रिटेन, रूस, प्रथा आदि ईस्ट यूरोप में कहाँ मिला था? समझौता हुआ था। इस चीज़ को आप दिमाग में बनाए रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। सब 2020 का एकदम धुआंधार प्रश्न, एकदम धुआं होने वाला। अब देखिए आप कांग्रेस की यानी फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। यानी फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक, महत्वपूर्ण के सीरीज में आने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ 2 क्या बताइए, परिणाम बताइए। क्या परिणाम बताइए? तो यानी क्रांति का, किसके क्रांति का मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस की क्रांति का 2 परिणाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आप पहला बताएंगे कि फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यानी फ्रांस की क्रांति से क्या लाभ मिला? तो यानी फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया था। दूसरा, क्रांति ने यहाँ समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास किया। मेरे प्यारे बच्चों, बस 2 चीज़ आप याद रखिएगा कि इससे क्या हुआ? तो इससे स्वतंत्रता का यानी राजतंत्र का अंत हो गया। बस राजतंत्र का अंत हो गया। दूसरी बात यहाँ पर दूसरे में याद रखिएगा कि न्याय यहाँ व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस देश की बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर पहला में आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर राजतंत्र खत्म हो गया था और दूसरे में बस याद रखना है कि क्या न्याय जो व्यवस्था था उसको पुनर्गठित किया गया था और समान कानून बनाने का प्रयास किया गया था। बस
बस बस। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर कह रहा है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक, नेताओं का नाम पूछ रहा है 2020 में। देखिए नेताओं का नाम पढ़ते हैं हम और पास हो जाते हैं परीक्षा में। ये क्या नेताओं में बताइए कितना जान होता है। अब देखिए अगला कह रहा है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ये 2020 ओडी में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेताओं में देखिए नाम लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस देखिए यहाँ पर नाम बिल्कुल, ये काउंट काबूर पहला है, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि गैरीबाल्डी। वाह क्या बात है, कितना अच्छा अच्छा नाम। फिर कह रहा है यहाँ पर देखिए विक्टर, देखिए विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक, यानी 3 ये नाम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आने वाले समय में अपने बच्चे का भी नाम रखिएगा यही। फिर कह रहा है यहाँ इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, यानी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो 3 नेता हैं उसमें सबसे पहले ये माउंट काबूर, दूसरा है गैरीबाल्डी और तीसरा है विक्टर इमैनुएल द्वितीय। राइट, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले नंबर यहाँ पर पेज के तरफ, अगले नंबर चैप्टर के तरफ। इसमें कई चैप्टर का लेकर बनाए हैं, यानी संपूर्ण आपका जो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सोशल साइंस है उसको कंप्लीट किया गया है 2 मार्क वाले प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देख पा रहे अगला नमक, देखिए ध्यान दीजिए, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था और उसका यह संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये 2020 में आने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल 100% एक बार देख लीजिएगा सरसरी नज़रों से और परीक्षा के समय यही काम कीजिएगा। उसके बाद से आप एकदम सीधा एग्जाम हॉल में एकदम तरना कर जाइएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1930 में यहाँ पर देखिए वायसराय इरविन को एक 11 सूत्री मांगों वाला एक पत्र लिखा कि यदि उनकी मांगे 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो कह रहा है कि कांग्रेस यहाँ में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अपने 78 सहयोगियों के साथ वे साबरमती में डांडी पहुंचकर क्या किया था, यहाँ पर ये नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया और संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो आप बताइएगा कि नमक जो कानून बना था वो 1930 में बना था मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ये दिमाग में आपकी होना चाहिए 1930 में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या है, अगला नंबर प्रश्न जो है एकदम 2020 एनेक्स सेट से लिया गया है कि यहाँ पर रालट एक्ट क्या था, उनका विरोध कैसे किया गया था और क्या परिणाम हुआ। 3 चीज इसमें पूछ रहा है 2 मार्क के क्वेश्चन में। तो क्या करें, रालेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इन कानून का विरोध किया और इसी कानून का विरोध करते हुए लोगों को दमन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। कह रहा है कि लेकिन आंदोलन में हिंसा शामिल होने पर गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन वापस ले लिया था मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ज़्यादा हिंसक हो गई थी ये। ठीक, तो इस तरह से आप इसको दिमाग में बनाए रखिएगा और परीक्षा में जाकर के फटाफट लिखिएगा। ये नहीं कि आपको छोड़ना है, आपकी कलम नहीं रुकने देंगे। आगे बढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। फिर वही चीज़ तो पूछ दे रहा है यहाँ पर, यानी देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया 2020 ओडी में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन एक पूर्णतः अहिंसक था, लेकिन देश में कह रहा है कि इसकी व्यापकता के कारण बढ़ने के साथ साथ ही इसमें हिंसा की वृद्धि हुई। कहा 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वाले जलकर मर गए। इस घटना में क्षुब्ध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। देख रहे हैं, ये देखिए चौरी चौरा जो है मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश गोरखपुर, चौरी चौरा गोरखपुर के पास है। ये चौरी चौरा एक स्टेशन है। यहाँ पर देख रहे हैं 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भिड़ंत ने थाने में क्या की थी, तो आग लगा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस देखिए एकदम ध्यान में रखिए और हर एक चीज़ को कंप्लीटली पाइएगा। ठीक, पर कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्यों तर्क दिया था। ठीक, 2020 एनवाई में पूछा गया है। यानी गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराष्ट्र, देखिए ये हिंद स्वराज जो है वो मेरे प्यारे बच्चों ये गांधी जी का लिखा हुआ ये क्या है, तो एक ये पुस्तक है। ये 1900 कितना में 9 में लिखे हैं। मैं कहा
ताकि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग में ही स्थापित हुआ, फिर कह रहा है कि था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। इसके प्रथम चरण में लोगों को पदवियां सरकार को वापस लौटा देनी चाहिए तथा कह रहा है कि सरकारी नौकरियों, सेना, कह रहा है पुलिस, अदालतों और विधायकों का स्कूलों और विदेशी, यहाँ पर कह रहा है कि विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना चाहिए। कह रहा है कि यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर कह रहा है कि स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। समझ रहे ना, इस तरह से आप बता सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली इसको बता सकते हैं। अब ध्यान रखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला आपका क्या है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों की क्वेश्चन जो आपका क्या था, इसको बढ़ते हैं। ठीक, तर्क दिया, ये आपका कंप्लीटली हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मस्त, एकदम दबा कर हल कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। राइट, बिल्कुल कंप्लीटली।